आज का टॉपिक है भारत की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। मैंने टॉपिक शुरू कर दिया, तुम लोग अभी बातों में लगे हुए हो। तू पानी पहले नहीं ला सकता था? उसे वहां दे दे, उसे ले आएगा, वो ले आएगा, जा उसे दे दे बेटा, बाहर से ले आ, जा जल्दी ले आओ। हाँ जी, भारत की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब दो क्वेश्चन है मेरे सामने। पहला, एक शब्द हम सुनते हैं जलवायु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट, और एक शब्द हम सुनते हैं मौसम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेदर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? किसे हम जलवायु कहेंगे और किसे हम मौसम कहेंगे? आप किस समझने वाली बात है, किसे हम जलवायु कहेंगे और किसे हम मौसम कहेंगे। मैं कहूं भारत की जलवायु कैसी है, या मैं कहूं भारत का मौसम कैसा है? क्या कहना चाहिए मुझे? भारत की जलवायु कैसी है या भारत का मौसम कैसा है? बताओ, क्या शब्द सही लगेगा बोलने में? भारत की जलवायु कैसी है, भारत का मौसम कैसा है? हाँ, भारत का मौसम कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा। हम कहेंगे भारत की जलवायु कैसी है, लेकिन मैं कहूं हापुड़ का मौसम कैसा है, या मैं कहूं हापुड़ की जलवायु कैसी है, मैं दोनों कह सकता हूं, हापुड़ की जलवायु भी और हापुड़ का मौसम भी, लेकिन भारत के लिए नहीं कह सकता, या किसी छोटे शहर के लिए नहीं कह सकता, या दिल्ली के लिए नहीं कह सकता। दिल्ली का मौसम भी कह सकता हूं और दिल्ली की जलवायु भी कह सकता हूं। आप समझना गौर से। सब लोग बैठ गए हैं अपनी अपनी कुर्सियों पे? चलो, तो ब्रेक अब लगेगा नहीं, गियर में डालो गाड़ी। जलवायु कहते हैं किसी बड़े स्थान या किसी बड़ी जगह या बड़ा क्षेत्रफल कहो, किसी बड़े क्षेत्रफल पर लंबे समय तक वातावरण का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ आपका एटमॉस्फेयर, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, किसी बड़े स्थान पर बहुत लंबे समय तक किसी एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव होगा। और लंबे समय का मतलब है यहां कम से कम 20 साल, आप कहें 30 साल, आप कहें 40 साल, इतने साल। जब आप किसी बहुत लंबे समय पर किसी एरिया पे उसके इफेक्ट को देखते हो कि भाई वहां का वातावरण कैसा चल रहा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा चल रहा है, तो आप कहेंगे वहां की जलवायु। तो किसी लंबे समय तक किसी बहुत बड़े इलाके पर जैसा भी एटमॉस्फेयर का प्रभाव होता है, उससे उसे जलवायु नाम दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं कहूं कि भाई भारत की जलवायु कैसी है। अब ये भारत की जलवायु मैं 30-35 साल में थोड़ी देख रहा हूं, 30-35 साल से और ज्यादा, यानी जब से भारत बना है। तो भारत की जलवायु कैसी है? हम कहें भाई भारत की जलवायु उष्ण है, यानी ज्यादातर मौसम गर्म रहता है और 2-3 महीने के लिए 4 महीने की सर्दी आती है, और वो भी उत्तर भारत में। अब भारत के भी दो हिस्से हैं, उत्तर भारत अलग और दक्षिण। सेल में कुछ प्रॉब्लम है शायद, लाना जरा एक बैटरी। तो उत्तर भारत की जलवायु अलग और दक्षिण भारत की जलवायु। अब जब मैं भारत के भी दो हिस्से कर सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं जी उत्तर भारत अलग हुआ और दक्षिण भारत अलग हुआ। तो भी बात ठीक आ रही है। उत्तर भारत दक्षिण भारत बहुत बड़े इलाके हैं, तो आप उत्तर भारत का मौसम नहीं कह सकते, आप दक्षिण भारत का मौसम नहीं कह सकते, आप इन्हें जलवायु कहेंगे। लेकिन जब किसी छोटे स्थान पर या स्थान ना भी कहो, किसी स्थान पर कहो, छोटा बड़ा हटा दो यहां से, किसी स्थान या किसी क्षेत्रफल पर जब आप छोटे समय या कम समय में वातावरण का प्रभाव देखते हो, वातावरण का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि वहां का वेदर कैसा है। क्या कहेंगे? वहां का वेदर कैसा है।
किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर छोटे समय में वातावरण क्या प्रभाव डाल रहा है, तो आप कहेंगे वहां का मौसम कैसा हुआ। जैसे एग्जाम्पल लूं, मैं अभी कहूं कि अभी इस समय उमस हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। आप किसी को फोन मिलाओ, कोई आपसे पूछे अरे क्या हो रहा है, तो वो आपसे क्या ये कहेगा कि जलवायु कैसी है, पूछेगा मौसम कैसा हो रहा है आज। क्या पूछते हैं नॉर्मली हम, मौसम कैसा हो रहा है, ये थोड़ी पूछते हैं जलवायु कैसी हो रही है। पूछते हैं क्या, नहीं ना। तो मौसम उसने क्यों नाम दिया, इसका मतलब वो छोटे समय का मतलब है 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे या 1 दिन या 2 दिन की बात कर रहा है, 7 दिन की बात कर रहा है, गर्मियों की बात कर रहा है, 2 महीने की बात कर रहा है। तो ये हुआ छोटा समय। आई बात समझ में। तो किसी जगह पर छोटे समय में वातावरण क्या प्रभाव डाल रहा है, आप उसे कहेंगे मौसम। और किसी इलाके में बड़े लंबे समय में वातावरण का क्या प्रभाव है, आप उसे कहेंगे जलवायु। तो मैंने क्या टॉपिक नाम दिया, भारत की। मैं क्यों नहीं कह रहा भारत का मौसम, क्योंकि मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में तो मौसम में काउंट कर ही नहीं सकता ना। भारत इतना बड़ा है कि इसमें हर जगह अलग अलग टाइप का मौसम चल रहा होगा। इस समय हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, हो सकता है दक्षिण में कहीं बरसात आ रही हो, और हो सकता है हिमालय पर कहीं बर्फ पड़ रही हो। अलग अलग मौसम होगा, लेकिन जलवायु नॉर्मली एक लंबे समय के लिए कही जाएगी। यहां तक डिफरेंस समझ में आया। अब दूसरी बात समझिएगा, हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर बिल्कुल मध्य से जाता है पृथ्वी के, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर दुनिया भर के नाम देते हो, पक्की बात है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तर की तरफ है उत्तरी अक्षांश 23.5, जिसे आप कर्क वृत्त कहते हो या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हो। इसके 23.5 नीचे है दक्षिण में मकर वृत्त, क्या बोलते हो, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इधर है साउथ, पक्का यही है ना। और इंडिया की स्थिति कुछ ऐसे है कि इंडिया यहां से यूं, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे है इंडिया, ऐसे, ठीक है। और ऊपर का हिस्सा जो है इंडिया का, वो इस तरीके से जाते हुए कश्मीर से ऐसे इधर ऐसे निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का आधा हिस्सा इस कर्क रेखा के नीचे है और आधा हिस्सा ऊपर है। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, इस वाले को जो बीच वाला है, आप इसको कहते हो क्या, गर्मी वाला इलाका, या क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। और 66.5 साउथ। तो ये बीच वाला इलाका कहलाता है उष्ण कटिबंध। गौर से समझना, क्या कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। और 23.5 से 66.5 का दोनों साइड ये वाला कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है बच्चों, शीतोष्ण। बोलने की कोशिश करना, शोर नहीं करना, रिपीट करना। शीतोष्ण का मतलब टेम्परेट, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन है दोनों तरफ। तो एग्जामिनर हमसे ये पूछे कि भारत का कौन सा आधा हिस्सा उष्ण कटिबंध में पड़ता है, आप कहेंगे दक्षिण भारत। कौन सा आधा हिस्सा शीतोष्ण में पड़ता है, आप कहेंगे उत्तर भारत। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, कुछ गर्म कुछ ठंडा। उष्ण बिल्कुल गर्म, क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य की किरणें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं पूरे साल। और जिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम इन्हीं को कहते हैं कि यह उष्ण कटिबंध इलाका है। तो भारत पर प्रभाव पड़ता है इस वाले उष्ण कटिबंध का, लेकिन यह गर्मी का इफेक्ट यहां से ऊपर तक चला जाता है। इसीलिए भारत की जलवायु को आप उष्ण और शीतोष्ण नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभाव पड़ता है गर्मी का, शीतोष्ण का प्रभाव इतना नहीं पड़ता हमारे ऊपर। तो भारत की जलवायु हुई उष्ण। पहली बात तो इससे मिला शब्द उष्ण। दूसरी बात एक शब्द मिलेगा मानसूनी, कैसा शब्द मिलेगा। और तीसरा हो गया जलवायु। तो जब तुमसे पूछे भारत की जलवायु कैसी है, तो आंसर ये बताओगे, उष्ण मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट है इंडिया की। कैसी क्लाइमेट है इंडिया की, ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट। बराबर वाली क्लास में तुम लोग बात करके हंस रहे हो या पढ़ रहे हो, शांति से पढ़ना बिल्कुल। अरे एक बैटरी दे दो, इसकी बैटरी डाउन हो रही है भाई। सुनते नहीं हो तुम लोग भी, कहां रहते हो पता नहीं।
उष्ण मानसूनी जलवायु है भारत की। उष्ण पता चला कहां से मिल रहा है हमें शब्द, क्योंकि भारत का आधा हिस्सा किसमें है, उष्ण कटिबंध में। बराबर वाली क्लास में कौन है? हाँ जी, कैसी जलवायु है? उष्ण मानसूनी जलवायु है। तो उष्ण कटिबंध, उष्ण कहां से मिला शब्द हमें, क्योंकि भारत का आधा हिस्सा किसमें है, ये वाला उष्ण कटिबंध में, और इसी का प्रभाव ऊपर जाता है, याद रखना, इसी का प्रभाव ऊपर जाता है, इसलिए उष्ण जलवायु है। दूसरा शब्द, ये शब्द मानसूनी शब्द कहां से बना और इसका मतलब क्या होता है? तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति, मानसूनी शब्द का जो ओरिजिन हुआ है वो अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से हुआ। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से हुई। समझ रहे हो, लिख रहे हो ना, नोट कर रहे हो? मैं आराम से इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर पाओ मेरे साथ। तो जो मानसूनी शब्द है, इसकी जो ओरिजिन हुआ है वो अरबी भाषा का, अरबी लैंग्वेज का एक शब्द है मौसम, इससे इसका ओरिजिन हुआ है। और मौसम का क्या अर्थ है? अब हमसे ये पूछे जी मौसम का क्या अर्थ है? भाई मौसम का क्या अर्थ है? कुछ तो अर्थ होगा ना, तभी तो हमने मानसूनी बनाया शब्द वहां से। तो मौसम का अर्थ होता है वह हवाएं जो समय के साथ साथ अपनी दिशा बदल लें या अपनी दशा में परिवर्तन कर दें। वे हवाएं जो समय के साथ साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें। क्या बोल रहा हूं मैं? वे हवाएं जो समय के साथ साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, परिवर्तन कर दें, उन हवाओं को क्या कहा गया? मौसम हवाएं या मौसमी हवाएं। क्या बोला गया? मौसम हवाएं या मौसमी हवाएं। और मौसम शब्द से ही क्या शब्द निकला? तो इसका मतलब मानसून का मतलब भी तो यही हुआ भाई, मानसून का मतलब भी तो यही हुआ। तो इसका मतलब मानसून क्या है? मानसून वो हवाएं हैं, मानसून वो हवाएं हैं जो समय के साथ साथ अपनी दिशा को बदलेंगी। अब कहेंगे जी कितने समय में बदलेंगी? तो कम से कम 3-3, 4-4 महीने में। कितने कितने महीने में? 3-3, 4-4 महीने में जब हवाएं अपनी दिशा को बदल देंगी तो हम कहेंगे वो इलाका जो है, वो इलाका कैसे प्रभाव में आ रहा है? मानसूनी प्रभाव में आ रहा है। इसका मतलब वो पूरा का पूरा इलाका कौन से प्रभाव में आ रहा है? और हम जब पूरे भारत की जलवायु को मानसूनी कह रहे हैं तो इसका मतलब पूरे भारत में हवाएं अपनी दिशा बदलेंगी। बात आई समझ? अब बात आई हवा की कि ये हवा क्या बला है और हवा चलती कैसे है। आपने तो सुन लिया बस नॉर्मल हवा, बस बोलते भी हो जी हवा नहीं चल रही आज, पर ये थोड़ी समझते हो कि हवा है क्या, इसके रीजन क्या है, या हवा आप कहते किसे हैं। हवा तो हमारी लैंग्वेज का शब्द है बेसिकली। देखिए अब दो बातें गौर से समझना, बहुत गौर से। ये सपोज प्रति इकाई एक क्षेत्रफल का मैंने डब्बा लिया, या ये पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी का एक, इसे मैंने माना 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, या 1 मीटर भी मान सकते हो, या 1 किलोमीटर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आपने 1 सेंटीमीटर की गुणा करी तो आपके पास आया 1 × 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर होते ही ये आ गया एक क्षेत्रफल। क्या आ गया? एक। अब क्षेत्रफल को आप 1 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी है मानो। तो हमने कहा प्रति एकांक इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक मतलब 1, प्रति एकांक 1, सेंटीमीटर, मीटर जो मानना है, इकाई कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट आप ले सकते हो, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल ये रहा। तो प्रति एकांक इकाई क्षेत्रफल पर, अब आपको यह भी पता है कि पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक बहुत बड़ा गोला है। जो हवा पृथ्वी से ऊपर लगभग 900 किलोमीटर तक तो बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है, और 12-15 किलोमीटर में तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव है उसका, और दुनिया भर की हवाएं हैं हमारे चारों तरफ, है ना। तो क्या उन हवाओं में वजन नहीं होगा? होगा डेफिनेटली, है ना। हर ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें मास है, द्रव्यमान, और वो मास पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। जब पृथ्वी किसी मास को अपनी ग्रेविटेशनल पावर से खींचती है तो आप कहते हैं ये W हुआ, भार हुआ उसका। तो वेट इज इक्वल्स टू क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू पृथ्वी की अपनी तरफ खींचने की ताकत। मैंने पहले भी एग्जाम्पल समझाया है, कोई मोटा हो तो अपने आप को मोटा ना माने, मैंने पहले भी समझाया ये बात
कि अगर मैं कहता हूं पृथ्वी 9.8 की ताकत से अपनी ओर खींच रही है और आप में मास है मात्र 10, कितना है 10, अब इसकी यहां गुणा लगाएंगे तो आपका वजन आ जाएगा 98। आया है नहीं आया? तो तुम बेवकूफ हो, 98 तुम्हारा वजन नहीं है, तुम्हारा तो इतना है बस मास, बाकी तो पृथ्वी ने वजन बढ़ा दिया तुम्हारा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो कुल मिला के अगर इसी तरीके से हवा के पार्टिकल्स में भी क्या है मास, और पृथ्वी ने अपनी ओर खींच रही है, तो जब खींच रही है तो ये पृथ्वी पर प्रेशर डाल रहे होंगे या नहीं डाल रहे होंगे। इसका मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति इकाई एकांक क्षेत्रफल पर, समझ रहे हो, प्रति इकाई क्षेत्रफल कह लो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला हवा का दबाव, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी भी एक इलाके पे जितना हवा दबाव डाल रही है, जितना प्रेशर डाल रही है, उसे ही आप वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको? वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजेदार है। इसमें तुम्हें बिल्कुल, अगर तुम नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो भी तुम्हारे दिमाग में आज ये ऐसे घुस जाएगा कि अपने बच्चों के बच्चों को पढ़ाओगे। लेकिन इसे समझने के लिए दिमाग खुला चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें कुछ ना आता हो, लेकिन अगर कोई बीच में नींद ले गया या किसी को लगा ये तो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आज सुबह से एक लेक्चर दे रहा हूं हर क्लास में जाके, कि अगर आप पढ़ाई को बोझ मानेंगे और आप ये मान के चलेंगे कि मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए, तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिर आपके ऊपर ये बोझ है और आप जबरदस्ती भेजे गए हैं घर वालों के द्वारा कि चला जा, 2 पैसे का आदमी हो जाएगा तू, वरना तो खाली रह जाएगा, है ना। और मोस्टली तो बच्चा आजकल इसीलिए आता है पढ़ने। एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, बंटू चौधरी नाम था, डाकू कहता था मैं उसे, बंटू डाकू। वो कहता था भैया दिल्ली पुलिस में लगवा दो। मैंने कहा क्यों? कि दिल्ली पुलिस में लग जाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। मैंने कहा शादी हो जाएगी तो शादी वादी छोड़ो, बराबर में एक लड़के को डिजायर आई है, मारुति, उस समय स्विफ्ट डिजायर बहुत चली थी गाड़ी, तो कह रहा मुझे बस डिजायर लेनी है सगाई में, मुझे नहीं करना कुछ भी, और मुझे पता है डिजायर मुझे तब मिलेगी जब मैं दिल्ली पुलिस में हो जाऊंगा, वरना मुझे मिलनी नहीं। समझे बात? तो मैं उसे कहता था तू बोझ मान के पढ़े, बोझ मान के पढ़ेगा तो नहीं होगा। मैंने कहा मजे लेके पढ़, इंटरेस्ट लेके पढ़। तो वो लड़का इतना बढ़िया पढ़ा, वास्तव में जब आया तब तो मेरे पास वो इतना बड़ा अंडा था, लेकिन 1.5 साल बेचारा लगा रहा और उसके बाद में दिल्ली पुलिस हो गया। तो सगाई में बुलाया उसने मुझे, मैंने कहा गाड़ी बता कौन सी आ रही है? कहने लगा वो तो पता ना कौन कौन सी दे रहे थे। मैंने कहा डिजायर ही दो, बट डिजायर चाहिए मुझे तो। आई बात समझ में? तो तुम्हें भी क्या सोचना है? डिजायर। क्या सोचना है? हाँ, डिजायर। तो मेरे कहने का मतलब यह है केवल नॉलेज लो, केवल ये सोचो कि ये चीज तुम्हें आती नहीं, तुम्हें पता नहीं भारत में वर्षा कैसे होती है, कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, ऊपर कब बारिश होगी, दक्षिण में कब बारिश होगी, तुम्हें बस समझना है। तुम ये सोचो मुझे ये चीज पता नहीं है और मुझे ये काम आएगी। जब ऐसे समझ के पढ़ोगे तो आराम से पढ़ोगे, जब प्रेशर दिमाग पे लेके पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कहते हैं ना ये चीजें याद नहीं होती। ये याद इसलिए नहीं होती कि आप इनको रट्टाफिकेशन की कोशिश करते हो। मैंने आज अभी शायद शेयर नहीं करे हैं, मैं इस टॉपिक के बाद शेयर कर दूंगा। इसके क्लाइमेट के करीब 8 पेज हैं और 8 पेजों में नोट्स ही नोट्स हैं, फैक्ट ही फैक्ट हैं। अब मैं इसे ना समझा के तुम्हें 8 पेज दे दूं और मैं कहूं घर जाके पढ़ लेना, तुम्हें जिंदगी में क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा और 8 पेज तुम घर जाके पढ़ोगे तो इस पूरे 2 घंटे के लेक्चर में तुम ये देखोगे तुमने सब कुछ पढ़ लिया और वो सब कुछ वहां लिखा हुआ है, केवल समझ के पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया? वायुदाब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हवा कितना प्रेशर डाल रही है, यह है वायु का दाब। यहीं से याद करो, वायु के द्वारा लगने वाला दाब, एयर प्रेशर। क्या बोला इंग्लिश में? एयर प्रेशर। अब सुनो एक बात गौर से, आपने ये देखा हो कि घर में, रसोई में खास तौर से क्या होता है, आप चूल्हे के ऊपर आपने एक कुकर रख दिया, कढ़ाई रख दी, कुछ भी रख दी, नीचे से आग गई और उसने इसको हीट करा। हीट करने के बाद में जो भाप निकली वो भाप कहां जाती है? ऊपर की ओर। कहां की ओर? अच्छा, भाप साइड की ओर क्यों नहीं भागती या नीचे की ओर क्यों नहीं भागती? एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, आपका ये घर है
और हमेशा आप देखते हो कि जो एसी लगते हैं वो ऊपर लगते हैं, दीवार के ऊपर साइड ही तो लगाते हैं एसी। या आपने देखा है कहीं किसी ने कोई बिल्कुल फर्श से चिपका के एसी लगा रखा हो घर में? ऐसे भी कोई महानुभव देखे आज तक? नहीं ना। हो भी सकता है कोई, लेकिन एसी वाला जब आएगा तो वो बताएगा भाई साहब यहां लगाओ, ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि एसी देता है ठंडी हवा, और ठंडी हवा होती है हमेशा भारी। ठंडी चीज भारी होती है, और जब चीज भारी होगी तो वो भारी चीज नीचे की ओर बैठेगी कि ऊपर की ओर जाएगी? बहुत सीधा सा इफेक्ट है। तो जब आप एसी ऊपर की ओर लगाते हैं तो ठंडी हवा होती है, और ठंडी हवा नीचे की ओर ऑटोमेटिकली आती है। तुमने अगर फर्श पे एसी लगा दिया तो वो नीचे 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 फर्श पे चलेगी हवा, तो तुम कहोगे जी पैर तो मेरे ठंडे हैं पर ऊपर तो मुझे पसीना आ रहा है। इसीलिए तो गर्म हवा कैसी होती है? क्या कॉन्सेप्ट समझाया मैंने? गर्म हवा कैसी होती है? हल्की। गर्म हवा कैसी होती है? और हल्की चीज हमेशा कहां जाती है? ऊपर। हल्की चीज कहां जाती है? ठंडी हवा कैसी होती है? भारी चीज कहां आती है? अब यह समझ लो कि अगर यह पृथ्वी का कोई इलाका है और इस इलाके पर यहां एक बहुत बड़ा कुकर रखा हुआ है, नीचे आग जल रही है। आप कहेंगे पृथ्वी में आग होती नहीं, हम कहेंगे सूर्य देवता। तो सूर्य देवता की कहीं पर बहुत जबरदस्त रोशनी आ रही है, 90 डिग्री का टेम्परेचर बना रखा है उसने, पूरा किरण आ रही है, और वहां बहुत गर्मी है। तो जब इस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी है, सपोज गर्मी, तो बताओ गर्मी में यहां की हवा कैसी हो जाएगी? गर्म। और गर्म हवा नीचे बैठेगी कि और ऊपर की ओर भगेगी? यानी वातावरण को छोड़ के, पृथ्वी के धरातल को, सरफेस को छोड़ के ऊपर भागेगी। जब ऊपर यहां से भगेगी तो ये जो इकाई का क्षेत्रफल मान लिया मैंने, पूरा ये टुकड़े कर दिए मैंने इसके, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हवा पहले थी तो उसने दबाव डाल रखा था। अब धरातल क्या हुआ? गर्म, सरफेस गर्म हो गई पृथ्वी की, गर्म होके हवा गर्म होके कहां भाग गई? ऊपर। तो इस इलाके में पहले जितनी हवा थी क्या वो अब है? नहीं, वो तो कहां भाग गई? तो पहले जब थी तब तो वो प्रेशर डाल रही थी ज्यादा, लेकिन जब वो ऊपर भाग गई तो वो प्रेशर कैसा डालेगी? कम। कैसा प्रेशर डालेगी? तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर हवा गर्म है तो गर्म हवा हमेशा कैसी होती है, और हल्की हवा कहां उठती है? ऊपर की ओर। तो इस जगह पर हमेशा जो वायुदाब लगता है वो निम्न वायुदाब लगता है। कैसा वायुदाब लगता है? लो एयर प्रेशर। कैसा एयर प्रेशर? लो एयर। बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक? ये कैसा एयर प्रेशर है? लो एयर प्रेशर। गर्मी अगर ज्यादा हो गई तो प्रेशर लो हो जाएंगे। उल्टा करो, गर्मी अगर ज्यादा हुई, गर्मी ज्यादा होने से हवा गर्म हुई, हवा उठी ऊपर, तो प्रेशर बनेगा लो। और मैं कह रहा हूं इस इलाके में यहां बर्फ पड़ रही है, बहुत ज्यादा बर्फ है यहां पे। बर्फ है तो हवा कैसी है? भारी। भारी हवा इस इलाके में और ज्यादा बैठेगी, नीचे को उतरेगी, तो जितनी भी वातावरण में हवा है वो भी नीचे बैठने की कोशिश करेगी। तो इस इलाके पर हवाएं क्या होंगी? हवा क्या होगी? भारी। और भारी हवा पृथ्वी पर उतरेगी, पृथ्वी पर उतरेगी, और ये पृथ्वी से कहां जाएगी? ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगी, यहां पृथ्वी पे उतरेगी। जब एक उतरी, दो उतरी, दुनिया भर की हवाएं उतर रही हैं, आपके सर पे 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो वजन आता ही जा रहा है लगातार, तो आप क्या कहेंगे? वायुदाब कैसा हो जाएगा? उच्च। कैसा हो जाएगा? तो जहां हवाएं भारी होंगी यानी कि ठंडी होंगी, वहां वायुदाब हो जाएगा उच्च, हाई एयर प्रेशर। और यहां पे बना लो एयर प्रेशर। हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर। बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? क्लियर हो गया? अब अगर हाई एयर प्रेशर बना है नीचे और लो एयर प्रेशर बना है ऊपर, तो तुम कभी कभी गर्मियों में ये कहते हो एक दूसरे से, जब जून का महीना होता है, मई जून का, और सुबह से दोपहर तक सूरज बिल्कुल चमक रहा होता है, चांद भी गर्म हो जाती है, तो हम शाम को क्या कहते हैं एक दूसरे से कि यार आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है ना, कहते हैं कि आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही। इसका मतलब वो पूरा दिन ऐसा गया कि उस पूरे दिन ने इस पूरे इलाके को इतना गर्म कर दिया कि गर्म करके पूरी धरातल की हवा ऊपर उठा दी, और ऊपर उठा के बिल्कुल क्या बना दिया? यहां वैक्यूम, खाली स्थान, और हवा कहां भाग गई? ऊपर। तो हमें लगता है सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है, या हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल उमस वाला मौसम होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा ये जो वैक्यूम बना है यहां, क्योंकि यहाँ की हवा तो ऊपर भाग गई, इस वैक्यूम को भरने के लिए लो एयर प्रेशर को, जो लो एयर प्रेशर बना है, इस वैक्यूम को भरने के लिए हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर
हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर जो प्रवाह होगा पवन का, किसका प्रवाह, उसे ही आप हवा कहते हो। क्या बोलते हो उसे? तो जो हाई एयर प्रेशर से, कैसा एयर प्रेशर था नीचे, हाई, यहां कैसा एयर प्रेशर है, लो। हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर जो मूवमेंट हो रहा है ना, विंड का, उसे ही आप क्या बोल रहे हैं, हवा बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो हवा क्या हुआ, हवा क्या हुई, वह पवन जो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चल रही है। तो हमेशा हवाओं का जो संचरण होगा वो कहां से कहां होगा, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर होगा, हमेशा याद रखना है, हमेशा हाई एयर प्रेशर से। अच्छा, चाहे ये पृथ्वी पे हो चाहे पृथ्वी के 10-12 किलोमीटर ऊपर हो, अगर कहीं भी हवा भाग रही है ऊपर या नीचे, तो हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर जा रही है। और हाई एयर प्रेशर कैसी जगह बनेगा, जहां थोड़ी सर्दी होगी या हवा उतर रही होगी। कैसी होगी हवा? और लो एयर प्रेशर कहां बनेगा, जहां थोड़ी गर्मी होगी, जहां से हवाएं ऊपर उठ रही होंगी। हवाएं कैसी हो रही, ऊपर, गर्म स्थानों से हवाएं ऊपर उठती हैं और लो एयर प्रेशर बन जाता है, और ठंडे स्थानों पर हवाएं नीचे बैठ जाती हैं, हवाएं भारी हो जाती हैं, और भारी होके क्या होता है, हाई एयर प्रेशर बन जाता है। और हवा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर भागती है। बात यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अब आइए आगे। भारत में कुछ चीजें नोट करने की हैं, वो नोट कर लेना। भारत में मानसूनी जलवायु है, ये मैंने बताया आपको। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। और ये मॉनसून का मतलब है समय के साथ साथ हवा का दिशा परिवर्तन होना। समय के साथ हवा का दिशा परिवर्तन होना, उसी को हमने मानसून कहा है। अरे पानी दिया भाई मुझे। समय के साथ हवा का दिशा परिवर्तन होना। अब इस समय के साथ हवा के दिशा परिवर्तन होने में तीन प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब पूरे साल में हवाएं 3 बार अपनी दिशा को बदलेंगी। कितनी बार? और उन्हीं 3 बार बदलने के कारण उसी को कहते हैं भारत का मॉनसून। क्या कहते हैं भारत का? क्योंकि मॉनसून मैंने क्या कहा, हवा का दिशा का बदलना। तो इसका मतलब ये 3 तरह से होगा, और इसी को आप कहेंगे कि भारत में 3 प्रकार का मॉनसून आता है। भारत में कितने प्रकार का मॉनसून आता है? 3 प्रकार का मॉनसून आता है, या 3 प्रकार का मॉनसून इंडिया में फ्लो करता है। कोई बच्चा आज नया हो पुराना हो, पहला दिन हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, चाहे तुमने कुछ ना पढ़ा हो ज्योग्राफी में, आज तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब तक जो मेरे टॉपिक पीछे थे वो रिलेट कर रहे थे, ये रिलेट नहीं करता किसी से भी टॉपिक। तो 3 प्रकार का मॉनसून आता है इस आधार पर कि हवाएं दिशा बदल रही हैं। पहला मॉनसून कहलाता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून, या इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून या दक्षिण पश्चिम मॉनसून, इसको आप गर्मी का मॉनसून भी कहते हो। किसका मॉनसून कहते हो? गर्मी का मॉनसून भी कहते हो। ओके, गर्मी का मॉनसून ये जून, जुलाई, अगस्त और आखिरी सितंबर तक 4 महीने के लिए रहता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने के लिए रहता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून, गर्मी का मॉनसून, जून से लेके सितंबर लास्ट तक चलता है। थोड़ा बहुत सितंबर में बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगस्त तक पूरा फ्लो पे रहता है अपना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, गर्मी का मॉनसून, है ना। दूसरा मॉनसून कहलाता है हमारा उत्तर पूर्वी मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इसे लौटता हुआ
लौटता हुआ मॉनसून या रिट्रीट मॉनसून भी कहा जाता है इंग्लिश में। रिट्रीट मॉनसून, क्या बोलते हैं? रिट्रीट मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून या उत्तर पूर्वी मॉनसून, और इसे कहते हैं सर्दी का मॉनसून। कैसा मॉनसून? सर्दी का मॉनसून, रिट्रीट मॉनसून है ये। ओके। और तीसरा इसे भी सर्दी का मॉनसून ही कहेंगे, लेकिन इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, या इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बराबर में क्लास ठीक चल रही हो, देख लेना। कैसा डिस्टर्बेंस है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है। ये 3 प्रकार का मॉनसून इंडिया में आता है। अगर बात आए कि भाई ये मॉनसून भारत में क्या करता है, तो हम कहेंगे वर्षा। क्या करता है? भारत में मॉनसून क्यों जरूरी है हमारे लिए? केवल वर्षा के लिए, और कोई रीजन नहीं है इसका। वर्षा जब आती है तो ये जो गर्मी वाला पहला वाला मॉनसून मैंने बताया, ये वाला, ये 3 हिस्से हो गए। ये पहले वाला जो मॉनसून है, ये भारत में सबसे ज्यादा 74% बारिश करता है। यानी जो गर्मियों का हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये भारत में सबसे ज्यादा 74% बारिश करता है। कितने परसेंट? उसके बाद जो ये उत्तर पूर्वी लौटता हुआ मॉनसून है, ये उत्तर पूर्वी लौटता हुआ मॉनसून, ये भारत में लगभग 13% बारिश करता है। उत्तर पूर्वी लौटता हुआ मॉनसून भारत में लगभग 13% बारिश करता है। ठीक है, लौटता हुआ को एक बार एग्जाम में ऐसे भी लिख दिया, प्रत्यावर्ती, ये लिख दिया। अब बच्चा तो घूम गया वहीं पे। प्रत्यावर्ती, रिट्रीट, वापस होना। क्या बोला गया? प्रत्यावर्ती या रिट्रीट, वापस होना। और जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, वो भारत में मात्र 3% बारिश करते हैं। कितने प्रतिशत बारिश करते हैं? 3% बारिश करते हैं। ठीक है। अब जब आप इस परसेंटेज को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे जी ये तो 100 हुआ ही नहीं। हाँ भाई, ये तो 100 हुआ ही नहीं, ये तो 90 ही हुआ है। तो 10% बारिश कहां से हो रही है? इसका मतलब बची 10% भी बारिश कहीं ना कहीं से हो रही होगी। तो जो समुद्र तट के इलाके हैं, समुद्री इलाके, वहां पर या समुद्र इलाकों के पास में क्या आते हैं? कभी कभी चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं। और वो साइक्लोन वर्षा करते हैं, तो उसे चक्रवाती वर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या इसे स्थानीय वर्षा भी कह सकते हो, या क्या बोल सकते हो? स्थानीय वर्षा। बाकी की 10% बारिश इनसे होती है, लेकिन इन्हें हम मॉनसून में काउंट नहीं करते हैं। तो चक्रवाती वर्षा या स्थानीय वर्षा जो है, बची 10% बारिश भारत में इसी से होती है, तो इसे स्थानीय वर्षा या कह सकते हो। तुम चक्रवातों को यह भी कह सकते हो मॉनसून आने से पहले की बारिश है ये। मॉनसून आने से पहले की बारिश, या कहेंगे मॉनसून पूर्व वर्षा है ये। क्या है ये? मॉनसून पूर्व वर्षा, मॉनसून आने से पहले की बारिश है ये। तो ये 10% बारिश करती है इंडिया में। तो मॉनसून आने से पहले की बारिश है। बारातियों के आने से पहले एक दो गाड़ियां नहीं आ जाती, 2-4, जो ये बता देती हैं जी बारात की बस तो पीछे आ रही है, तैयारी करो, अभी तुम्हारे बर्तन भांडे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर हुआ यहां तक? बोलो जल्दी। अब आ जाओ आगे। अरे यहां तक का कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम्हें रटना पड़ा हो? पक्का? हाँ, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर रटना पड़े। अब समझो गौर से। 0 डिग्री अक्षांश, जितने डायग्राम में बनाऊं डायग्राम बनाते रहना, और जो जो मैं समझाऊं गौर से समझते रहना।
0 डिग्री अक्षांश ये एक ऐसा इलाका है भूमध्य रेखा जिस पर सूर्य की किरण वर्ष भर सीधी रहती है। कैसी रहती है? सीधी का मतलब है आप कहेंगे 90 डिग्री के कोण बनाती है, यानी कि लंबवत रहती है। कैसी रहती है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी अगर ये यहां है सामने तो सूर्य इधर है और सीधी 90 डिग्री के एंगल पे हीट दे रहा है 0 डिग्री को। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जिस पर सूर्य की किरण वर्ष भर सीधी रहती है, यानी कि लंबवत रहती है। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब जब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है सूर्य की किरण, तो क्या ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत है कि यहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती होगी पूरे साल? भाई जब यहां 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा आग बरस रही है तो इसका मतलब पूरे साल बर्फ पड़ती होगी यहां, हाँ या ना? तो क्या होता होगा यहां पे? आग बरसती होगी। कैसी बरसती होगी? तो अगर आप यहां रहने चले जाएं 1 साल के लिए, या छोड़ो 3 महीने के लिए चले जाओ, तो तुम वहां से क्रिस गेल बन के वापस आओगे। क्या बन के वापस आओगे? क्रिस गेल। तुम्हारे माँ बाप नहीं पहचान पाएंगे हमारा ही बालक है, नहीं। अब इस 0 डिग्री के ऊपर गौर से समझो, इस गर्मी का जो प्रभाव है वो 0 डिग्री से ऊपर लगभग 5 से 10 डिग्री उत्तर और 5 से 10 डिग्री दक्षिण, इस पूरे इलाके में इस गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अच्छा एक बात और, उष्ण कटिबंध नहीं है ये, गलती मत करना। उष्ण कटिबंध तो 23.5 तक है, लेकिन मैंने क्या कहा, इस गर्मी का प्रभाव जो है 0 डिग्री के या 10 डिग्री छोड़ो, तुम केवल 5 डिग्री लिखो, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर हुआ भाई? 0 से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे तक बहुत ज्यादा रहता है। अब इस गर्मी से होता क्या है, आगे जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एक परमानेंट विंड का टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस परमानेंट विंड के टॉपिक में हम 3 प्रकार की विंड पढ़ेंगे, ट्रेड विंड पढ़ेंगे, वेस्टर्लाइज पढ़ेंगे और कोल्ड विंड पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो कि यहाँ जो ये 23.5 डिग्री की बेल्ट है ऊपर साउथ सर, और ये एक 23.5 डिग्री की बेल्ट है यहाँ, तो यहाँ नीचे से कुछ हवाएं इस बेल्ट पर इस तरीके से आती हैं, यहां गौर से समझना, और यहां से कुछ हवाएं इस तरीके से आती हैं। 23.5 यानी कर्क रेखा से, 23.5 मकर रेखा से कहां जाती हैं? 0 डिग्री पे। इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। कैसी हवाएं कहा जाता है? ये दक्षिण में है तो हमने कहा ये दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। कौन से गोलार्ध की? और ये ऊपर हैं तो हमने कहा ये उत्तर गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। उत्तर गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं, ऊपर वाली उत्तर वाली, नीचे वाली दक्षिण वाली। और एक बात, मैंने इनको ऐसे मोड़ के बनाया है तो मोड़ के ही बनाना, कभी अपनी मर्जी से ऐसे भगा दो और इधर भगा दो। जो भी मैं डायग्राम जैसे बना रहा हूं उसको वैसे ही बनाना। मैंने इधर मूव किया, उधर वाली को ऐसे मूव किया है, तो कुछ रीजन है उसके पीछे। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं। क्लियर हुआ? समझे बात को? ये दोनों व्यापारिक हवाएं कहां टकरा रही हैं? 0 डिग्री पर। कहां टकरा रही हैं? अब 0 डिग्री पर जैसे ही ये दोनों हवाएं टकराती हैं, इन दोनों में बहुत ताकत है, जबरदस्त ताकत है, क्योंकि समुद्र के साथ जा रही है, नमी बहुत ज्यादा है। पर इनसे बड़ा पहलवान 0 डिग्री पे बैठा हुआ है और वो बैठे हुए हैं सूर्य देवता, और उन्होंने यहां इतनी हीट पैदा कर रखी है 0 डिग्री पर कि जैसे ही ये दोनों जाकर टकराती हैं तुरंत आग बरसती है, और आग इन हवाओं को क्या करती है? गर्म, और गर्म करके कहां भगा देती है? ऊपर। बात समझ में आई? तो इसी जगह को, ये जो है इलाका, ये वाला, एक तो ये वाला इलाका, दूसरी बात समझना, इंडिया जो है वो हमने कहा जी यहां पे है इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन अराइज होगा, जो ये ऊपर वाली इंडिया के ऊपर उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं वो तो नीचे आ रही हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर, लेकिन जब भारतीय मानसून आएगा गर्मी वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वो ये जो हवा जा रही है नीचे वाली व्यापारिक, ये हवा 0 डिग्री को पार करते ही इधर मुड़ेगी,
उसका रीजन अभी बताऊंगा आगे। जैसे ही जीरो को पार करेगी इधर मुड़ेगी, जीरो को पार करते इधर मुड़ेगी जाएगी तुरंत। और ये जो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं यही भारत में आना शुरू करेंगी। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत का गर्मी वाला मॉनसून है, गर्मी वाला मॉनसून कौन सा है? गर्मी वाला मॉनसून बताओ। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मॉनसून। अभी बताया था तुम्हें मैंने, गर्मी वाला साउथ वेस्ट जो मॉनसून है उसकी उत्पत्ति कौन सी हवाओं से होती है? तो आप कहेंगे दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं से होती है। दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं से होती है। बात आई समझ में या नहीं आई? भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति, दोबारा समझ लो, ये हवा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। अभी यहां पे एक राक्षस आएगा थोड़ी देर बाद अफ्रीका के बराबर में। वो राक्षस क्या करेगा? इन हवाओं की कोली भरेगा और भर के इनको उठा उठा के इंडिया में फेंकना शुरू कर देगा, या इंडिया में फेंक फेंक के वापस आएगा। ये मान लो, जाएगा भरेगा फेंकेगा वापस आएगा, जाएगा भरेगा फेंकेगा वापस आएगा। तो यही हवाएं हैं जो इधर जा रही हैं। तो जो गर्मी वाला मॉनसून है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून, उसकी उत्पत्ति इन्हीं हवाओं से होती है, क्योंकि यही हवाएं ऐसे क्रॉस करके और भारत में भाग जाती हैं। तो भारतीय मॉनसून कौन सा वाला मॉनसून? तीन में से कौन सा वाला? जो मुख्य वाला है, जो 74% बारिश कर रहा है, उसकी उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं से होती है। याद हुई ये बात या नहीं हुई? कोई दिक्कत तो नहीं? उत्तर वाली तो वापस ही आ रही है, तो इससे तो मतलब ही नहीं हमें। क्लियर हुआ? अब दूसरी बात सुनिए, जहां ये हवाएं टकराई और जहां ये सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, ये वाला जो इलाका है, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन। इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, ITCZ। ITCZ। तो आप कहेंगे ITCZ का निर्माण कहां होता है? भूमध्य रेखा पर। ITCZ क्या है? बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ITCZ? बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र है। सूर्य की गर्मी ने इस इलाके को गर्म कर दिया। ठीक है। और ITCZ में क्या हवाएं चलेंगी? क्या हवाएं चलेंगी? नहीं। हवा कैसी हो जाएंगी इस इलाके में? शांत। शांत क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हवा कैसी हो गई? हल्की। भाई हवा कैसी हो गई? गर्म होके, गर्म होके हवा हल्की हो गई। और हल्की हवा यहां से कहां उठेगी? ऊपर। तो इसका मतलब ये जो इलाका है ITCZ वो बहुत शांत इलाका होता है। बात आई समझ में यहां तक? ITCZ क्लियर हो गया? क्या है ITCZ? भूमध्य रेखा पर गर्मी की वजह से बनने वाला क्षेत्र। भूमध्य रेखा पर गर्मी की वजह से बनने वाला। अच्छा, अब सूर्य की किरण पूरे साल रहती है यहां पर, लेकिन दूसरी बात समझो कि आप अगर थोड़े बहुत पढ़े हुए हो तो आप ये समझते हो या पढ़ा है आपने कि ये तो हुई इधर मकर रेखा, ये ऊपर हुई कर्क रेखा और बीच वाली हुई भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम बोला था मैंने इसका? ITCZ। ITCZ, IT इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन। अच्छा, आपने इतना पढ़ा है कि सूर्य जो है, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है कि सूर्य एक जगह तो सीधा रहता नहीं, पृथ्वी ऊपर नीचे आती है तो सूर्य की स्थिति बदलती है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर सूर्य चमकता है 2 तारीखों में सीधा। क्या कह रहा हूं मैं? अभी तो मैंने कही कुछ देर पहले कि जी पूरे साल ही सीधा रहता है, अब मैं कह रहा हूं 2 तारीखों में। तो सुनो गौर से, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 तारीखों में सूर्य बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा 0 पे। लेकिन 21 मार्च के बाद जैसे ही पृथ्वी घूमेगी, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, 22 जून को, नहीं 21 जून को, सॉरी 21 जून को सूर्य की किरण सीधी चली जाएगी कर्क रेखा पर। आप कहेंगे जी अभी तो आप कह रहे थे यहां पे रहेगी। बेशक वो कर्क रेखा पे सीधी चली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य इतना बड़ा है और इस पोजीशन से लाइट आती है कि यहां पर फिर भी गर्मी रहेगी। तो भूमध्य रेखा का इलाका तो पूरे साल ऐसा होता है
जो गर्मी प्राप्त करता है। तो 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरण सीधी रहती है, सूर्य लंबवत रहता है। कैसा रहता है सूर्य? कहां? 0 डिग्री पर। उसके बाद में 21 जून को कहां रहता है? कर्क रेखा। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में फिर वापस आएगा। इधर देखो गौर से, पहले 21 मार्च को यहां चमका, फिर पृथ्वी ऐसे घूमी, मार्च के बाद अप्रैल मई जून में चला गया कर्क रेखा पे। जून के बाद फिर वापस आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर में फिर यहां पे आ गया, अब नीचे की ओर चलेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य चमकेगा मकर रेखा पे। कहां चमकेगा? दिसंबर के बाद फिर वापस जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च। आई बात समझ? तो सूर्य की किरण इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में पूरे साल सीधी रहती है। बात आई समझ? लेकिन सबसे ज्यादा सीधी कहां रहती है? 0 डिग्री पर। और ITCZ कब बनेगा? ITCZ जब जिस तारीख को सूर्य यहां चमक रहा है उसी के आसपास 1 महीना ITCZ यहां रहेगा। इसका मतलब जैसे ही सूर्य मार्च में यहां आना शुरू करेगा तो ITCZ इसके साथ आएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा तो ITCZ खिसकेगा ऊपर नीचे। आई बात समझ? तो फिलहाल यह हुआ कि ITCZ कहां पर बन रहा है? 0 डिग्री पर। कौन सी तारीख को बन रहा है? 21 मार्च और 23 सितंबर तारीखें नहीं है। मतलब आप ये ना कहो 1 तारीख को बन रहा है, आप ये समझो कि जिस समय सूर्य चमकता है उस समय उस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कहने का मतलब ये हुआ यहां पे। अब चलूं आगे, अब समझना कहानी गौर से। देखो गौर से, यहां सूर्य चमक रहा है 21 मार्च। मैं 21 मार्च का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। 21 मार्च को सूर्य की किरण 0 डिग्री अक्षांश पे है। अब 21 मार्च के बाद अप्रैल मई और जून में सूर्य चमक गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा पे। किस पे? तो कर्क रेखा पे सूर्य चमक गया 21 जून को। कब चमक गया? जब सूर्य की किरण ऊपर की ओर मूव हो। ऊपर कौन सा है? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल है? तो जब 0 डिग्री से सूर्य ऊपर की ओर जाए यानी कर्क रेखा की ओर चमकना शुरू करेगा तो आप कहेंगे सूर्य की किरण कर्क रेखा की ओर विस्थापित हो रही है, यानी ट्रांसफर हो रही है। और इसी स्थिति को कहा जाता है ज्योग्राफी में सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण मतलब नॉर्थ, उत्तर। उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जाना। तो सूर्य उत्तरायण कौन सी तारीख के बाद होता है? 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। समझे बात? करा नोट? कर लिया नोट? 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमक जाता है। इक्कीस मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमक जाता है। कर्क रेखा पर सीधा चमक जाता है 21 जून को। और जून के बाद वापस जब आएगा जुलाई अगस्त सितंबर तक, तो आप जून से जैसे ही वापस लौटेगा आप दक्षिणायन नहीं कहेंगे। दक्षिणायन नहीं कहेंगे भाई। 21 जून को यहां चमका लेकिन गया तो यहां से था अपने घर से, तो अपने घर वापस लाओ पहले इसको सितंबर में, फिर सितंबर से आगे लेके जाओ दिसंबर। तो जब सितंबर से 0 के नीचे आए, सितंबर से आगे दक्षिण की ओर चलेगा, साउथ की ओर, तब आप कहेंगे दक्षिणायन हुआ। क्या हुआ? दक्षिणायन। तो दक्षिणायन होता है 23 सितंबर के बाद। बात आई समझ में? दक्षिणायन कब होता है? 23 सितंबर के बाद। और 23 सितंबर से कब तक? 22 दिसंबर तक। क्योंकि 22 दिसंबर पे किस पे चमक रहा होगा ये जाकर? मकर रेखा पर या मकर व्रत पर। बात आई समझ? सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन समझ में आ गया? उत्तरायण क्या है? क्या है उत्तरायण? कर्क रेखा की ओर जाना। कर्क रेखा की ओर कहां से? भूमध्य रेखा से। दक्षिणायन क्या है? कर्क रेखा से वापस आना। कर्क रेखा से गलत हो जाएगा, कर्क रेखा से वापस आना नहीं, भूमध्य रेखा से मकर जाना। कर्क रेखा से वापस जब आ रहा है 3 महीने,
जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, उसे कुछ नहीं कहोगे आप, लेकिन सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो नीचे आएगा उसे कहोगे दक्षिणायन। बात समझ में आई? तो उत्तरायण की स्थिति क्या है, उत्तरायण की डेट क्या है, अगर एग्जामिनर पूछ ले उत्तरायण की डेट 21 मार्च से 21 जून, 21 मार्च से, और दक्षिणायन की डेट क्या है 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 23 सितंबर से 22। बात आई समझ में?